इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। कार्यक्रम है किसान की बात। मैं हूं आपके साथ नीरा और आज मेरे साथ हैं अमित। बिल्कुल नीरा भाई, कार्यक्रम किसान की बात का इंतजार हमारे सभी श्रोता करते हैं और कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी जो समसामयिक रहे, हमारे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई अपने कृषि को मजबूत करके आगे बढ़े, आर्थिक स्तर ऊंचा रहे। इन्हीं सब बातों को लेकर कार्यक्रम में हम आते हैं। बिल्कुल आते हैं और किसान की आमदनी दोगुनी हो, यही हमारा लक्ष्य भी यही है और हमारी इच्छा भी यही है। और कहते हैं कि जब किसान खुशहाल होता है तो देश अपने आप खुशहाली के पथ पर बढ़ता चला जाता है। अमित, इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, और आज का जो हमारा विषय है वो भी बहुत ही एक ऐसा विषय है कि जिसे कहें कि जरूरत है आज इस विषय की। बिल्कुल, आपका इशारा हम समझ रहे हैं और हमारे किसान भाइयों को भी ये जरूर जानना चाहिए कि जब हम खेती बाड़ी करते हैं, यदि हमारी कृषि जलवायु सहनशील कृषि होगी तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा होगा। भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, कृषि भौतिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। इन सभी किसान भाइयों बहनों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी, तो जैसे कि आज का हमारा जो विषय है डॉक्टर साहब, वहीं से शुरुआत करते हैं कि जलवायु सहनशील अगर हम कहते हैं तो कृषि को जब हम इसके साथ जोड़कर देखते हैं तो ये है क्या? जी, जैसे कि आपने कहा कि जलवायु सहनशील कृषि क्या है, तो इसके अंदर ही, नाम के अंदर ही उसका उत्तर छिपा हुआ है। तो जलवायु सहनशील कृषि वह पद्धति है जिसमें हम जो खेती की जो तकनीक है, ऐसी तकनीकों को अपनाते हैं, ऐसी फसलों को अपनाते हैं, ऐसी किस्मों को अपनाते हैं जो कि जो हमारी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको सहन करने की शक्ति होती है उसमें। जैसे अभी हम देख ही रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो है कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। गर्मियों में आप देखते हैं कि अचानक से काफी ज्यादा तापमान हो जाता है, कई बार आपका बारिश ज्यादा हो गई है, कई जगह तो सूखा जैसी स्थिति भी आ जाती है। तो इस सारी जो जलवायु परिवर्तन की जो भी घटनाएं होती है, जो भी चरम मौसमी घटनाएं होती है, इसको सहन करने की उसमें क्षमता होती है और सहन करने के बावजूद भी उसमें जो उत्पादन होता है वो अच्छा होता है। बिल्कुल, यानी कि नीरा, जलवायु सहनशील कृषि जो हमें समझ में आ रहा है, हमारे श्रोताओं को कितना समझ में आता है, उनकी क्या जिज्ञासा रहती है, उनका जो हम जानते हैं कि भाई फोन इन कार्यक्रम ये है और उसमें वो फोन करके भी हमारे जो यहाँ उपस्थित हैं विशेषज्ञ उनसे पूछ सकते हैं। जैसे अभी हमें लगा कि हमें पूछना चाहिए और उत्सुकता में हमने शुरू किया कि भाई जलवायु सहनशील कृषि है क्या? लेकिन वहीं हमारे श्रोताओं को भी हम इसमें शामिल करते हैं और नंबर बता देते हैं। बिल्कुल बता देते हैं। और जो हमारे नियमित श्रोता है वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बता देते हैं कि अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो STD कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, जो है 011, और हमारे टेलीफोन नंबर है 23421081 और 83 पर आप हमें डायल कर सकते हैं और जान सकते हैं कोई भी जानकारी जो आप लेना चाहते हैं, कोई भी सवाल, कोई संशय आपके मन में आता है तो आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जलवायु सहनशील कृषि, अभी जैसे बताया मैम ने कि भाई इसमें किस प्रकार से हमें कृषि करनी है और जलवायु की जो सहनशीलता है कृषि में कितनी है, इन सब बातों को जब किसान भाई जान जाएंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन अच्छा होगा। लेकिन वहीं जब हम इसको भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी के रूप में देखते हैं तो इस पे डॉक्टर साहिबा क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे कि हम कह रहे हैं कि अभी जो जलवायु सहनशील कृषि है, अगर हम इसको अपनाएंगे तो ये भविष्य में एक प्रकार से हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसकी कुंजी हो सकती है। वो कैसे, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि हम कह रहे हैं ना कि अभी जो हमारी पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो हमारी कृषि योग्य भूमि है उसमें लगातार कमी आ रही है। और जो सबसे ज्यादा चुनौती है हमारे सामने, ना भारतवर्ष ही नहीं, हमारा जो पूरा विश्व है उसके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती बन के आ रहा है वो जलवायु परिवर्तन है। आप देख रहे हैं कि अचानक से कभी गर्मी आ रही है, कभी आपकी बरसात हो रही है, और बरसात भी इतनी ज्यादा होती है कि बाढ़ जैसी, वाटर लॉगिंग जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको भारत का जो खाद्य सुरक्षा है उसको बनाए रखना है तो हमें ये कहेंगे कि जलवायु जो सहनशील कृषि है उसको अपनाना होगा। और जो जलवायु सहनशील कृषि है उसमें तो हमारी उत्पादकता तो बढ़ेगी, साथ में जो हमारा जो जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण होता है जिसे हम कहते हैं कि ग्रीन
ग्रीन जो कहते हैं ना ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं उसका जो उत्सर्जन है वो भी कम से कम होता है। तो इसमें उत्पादकता बढ़ती है, आपकी जलवायु सहनशील की जो क्षमता है वो हमारी फसलों में बढ़ती है, साथ ही जो है ग्रीन हाउस जो गैस उत्सर्जन है वो कम होता है। तो ये मैं कहूँगी कि जो अगर किसान भाई बहन जो है आपके जो परंपरागत ज्ञान है, हमारा जो ट्रेडिशनल ज्ञान है, उसके साथ साथ जो आधुनिक तकनीकी है, जलवायु सहनशील तकनीकी है, उनको अपनाएंगे तो हमें जो आगे की जो वो है हमारी आगे की पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम अपना भोजन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भी संरक्षण कर सकते हैं। और एक तरफ से मैं ये कहूँगी कि जलवायु सहनशील जो कृषि है वो भविष्य की जो खाद्य सुरक्षा है उसकी एक टाइप से कुंजी है। बिल्कुल, यानी कि अब धीरे धीरे समझ में आने लगा, स्पष्ट है कि क्या विषय है जलवायु सहनशील कृषि, यानी कि कहीं ना कहीं भारत के आगे आने वाले समय में उसके खाद्य सुरक्षा तंत्र को हमें मजबूत रखना है। और जैसा भी डॉक्टर साहब आपने बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है कि किसानों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि भाई जब आप जैसे वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित होते हैं जो नए नए अनुसंधान कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन में भी कौन कौन सी किस्में होनी चाहिए कि जो उन्हें सहनशील करे या उस जलवायु परिवर्तन का उन पर कम प्रभाव पड़े। इसीलिए बहुत अच्छी सोच आज हमारे श्रोताओं तक जा रही है। जलवायु सहनशील कृषि भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी के विषय के रूप में क्या पद्धतियां हैं, किस प्रकार से हमारे किसान भाई बहन इसका लाभ उठा सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी, जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि जलवायु अनुकूल या जो सहनशील जो कृषि पद्धतियां हैं, तो इसमें तो सबसे पहले हमारा ये आता है कि हमको फसल प्रबंधन करना है। हमें अपना जो है जो क्षेत्र है उसके बारे में पहले तो उसका क्लाइमेट कैसा रहेगा, वहाँ पे वो बाढ़ ज़्यादा आएगी, पानी ज़्यादा बरसेगा या सूखा रहेगा, तो उसके हिसाब से सबसे पहले फसल प्रबंधन करना है। फसल प्रबंधन में हमें फसलों का चयन करना है, स्थान और क्षेत्र के हिसाब से हमें वहाँ फसलों का चयन करना है। उसके बाद हमें वहाँ पे किस्मों का चयन करना है। हमें ऐसी किस्में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जलवायु में काफ़ी अनिश्चितता आ रही है, मौसम में काफ़ी विविधता आ रही है, तो हमें जो मौसम के जो प्रति जो सहनशील किस्में हैं उसको लेना चाहे, ऐसी किस्में लेना चाहे जो थोड़ा पानी को ज़्यादा अगर पानी बरसता है तो उनको भी सहन कर सकती है, कभी अगर सूखा पड़ता है तो उसमें जो है वो भी क्षमता हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, इसमें अभी हम लगातार बात करते रहेंगे। हमारे एक श्रोता जुड़ रहे हैं, पूछ लेते हैं क्या प्रश्न है इनका। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। हेलो जी, पूछें क्या पूछना चाहते हैं सर, अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो शायद हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं सर, अपना नाम बताएं। ये हमारा सूर्य देव से जलवायु परिवर्तन के बारे में पूछना चाहता हूँ। सूर्य में कितना फायदा करता है फसलों में? जी, जैसे कि आपका प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन से क्या फायदा होता है, तो मैं तो ये कहूँगी जलवायु परिवर्तन से फायदा तो ना के बराबर ही है, ज़्यादा तो नुकसान ही होता है। आप ये देख रहे हैं कि अभी जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे कई देशों में जो है अनिश्चितता आ जाती है, मौसम में अनिश्चितता आ जाती है। अभी आपने देखा ही है जो अभी खरीफ का सीजन है, हमारा मानसून का समय है, तो इसमें आप देख रहे होंगे पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, आपका जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बारिश होने से वहाँ क्या क्या स्थितियाँ हो गई। हमारी कृषि को तो नुकसान हुआ ही है, इसके अलावा हमारे पशुओं को, इवन हमारी जो संपत्ति है उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, भूस्खलन हो गया। तो जलवायु परिवर्तन का सबसे कारण ये होता है कि आपकी मौसम में अनिश्चितता आ जाती है। तो इससे जो है, और जैसे कि हम कृषि का कहते हैं, कृषि और मौसम इसका तो चोली दामन का साथ होता है ना। अगर कृषि में जो भी हम फसल लगा रहे हैं उसको अगर उपयुक्त मौसम नहीं मिलता, उसके जो भी विभिन्न चरण होते हैं, बुआई या उसके बाद जो भी उसके चरण है, जर्मिनेशन आना है या वनस्पति बढ़वार है, फूल आना है, फल आना है या उसमें ग्रेन फिलिंग है, तो हर स्टेज में उसको जो उपयुक्त मौसम की आवश्यकता पड़ती है। अगर उसको उपयुक्त मौसम मिल जाता है तो उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, उसकी उत्पादकता अच्छी होती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास क्या है, देखो मौसम को तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मौसम कैसे चाल बदलेगा, है ना। तो वो जानकारी तो हम ले सकते हैं, लेकिन हमें अपनी फसलों को बचाव करना है, उसमें प्रबंधन करना है, क्योंकि हम देख ही रहे कि अभी मैंने कहा है कि काफ़ी चुनौतियां हमारे सामने है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हमारी कृषि योग्य भूमि में कमी आ रही है और हमें कम भूमि में ज़्यादा पैदावार लेना है। ऊपर से जो है जलवायु जो है हम परिवर्तन की वजह से
मौसम में काफी अनिश्चितता आ रही है। तो ये सबको हमको ओवरकम करना है। तो इसके लिए जो हम आज का जो हमारा विषय है जलवायु सहनशील कृषि या जलवायु अनुकूल कृषि को हमको अपनाना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि पहले से जब हमें अमित पता चल जाता है कि मौसम कैसा होने वाला है तो कुछ सावधानियां जो है वो हम रख सकते हैं। ऐसे में एक शब्द है डिजिटल कृषि। हाँ जी। तो वो किस तरह से अपना योगदान देती है, किस तरह से उससे फायदा हो सकता है, कैसे हम इसे कृषि में देख रहे हैं? जी, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं कि डिजिटल कृषि का काफी आगे प्रचार प्रसार हो रहा है और हम लोग कह रहे हैं कि इसको अपनाना चाहे, कृषि में भी इसको अपनाना चाहे। जैसे हमारे विभिन्न ऐप हैं, इसमें सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है कि हमको जानकारी तुरंत मिल जाती है ना। जैसे अगर मौसम की जानकारी लेना है, सबसे ज्यादा बदलाव हमारा मौसम में आ रहा है तो मौसम पूर्वानुमान हमको मिल जाता है। हमारा क्षेत्र विशेष में मौसम कैसे करवट बदल रहा है उसकी हमको जानकारी तुरंत मिल जाती है। विभिन्न ऐप हैं, जैसे आपका मेघदूत ऐप है, मौसम ऐप है, दामिनी ऐप है, उसमें आपका बिजली कब और कहाँ गरजने वाला है वो है। तो इसमें आपको मौसम की जानकारी मिल गई। उसके बाद उसमें क्या मौसम आधारित प्रबंधन करने, आपकी फसलों में क्या प्रबंधन करने, वो भी आपके विभिन्न ऐप हैं। या आप डिजिटल तकनीकी से आपके निकटतम जो है आपके कृषि विज्ञान केंद्र या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान है, उनसे भी आप डिजिटल माध्यम से जुड़ सकते हैं। उनसे आप डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं कि भाई हमारा क्षेत्र ये है ना। जैसे कोई भी एरिया भारतवर्ष में आपका कोई भी क्षेत्र है तो हमारा क्षेत्र ये है। फसल चयन करने से पहले भी आप उसमें डिजिटल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं कि भाई हमारा सॉइल ऐसा है, हमारी क्लाइमेट ऐसी है, आप यहाँ पे सजेस्ट कीजिए कि आपको कौन सी फसल लगानी है और आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे मौसम कैसा रहेगा, क्या ये जो हम फसल लगा रहे हैं ये अच्छी उत्पादकता देगी या नहीं देगी। अगर फसल ही देनी है तो उसमें कौन सी किस्म लगानी है उसका भी हम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये कहा कि फर्स्ट तो हमारा ये है कि फसल का चयन करना है, उसके बाद उसमें किस्मों का चयन करना है, उसके बाद फसल विविधीकरण। हमको एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना है, हमको मिश्रित खेती करना है और विभिन्न प्रकार की फसलें लगाना है। तो विभिन्न फसलें लगाएंगे तो हमारा अगर कई बार होता है कि मौसम के से फेवरेबल कोई डिजीज और कोई बीमारी आती भी है तो एक फसल को नुकसान करेगी, बाकी की फसलें हमारी बच जाएगी। तो अगर किसी एक फसल में थोड़ी क्षति और हानि होती भी है तो हम उसकी भरपाई जो है दूसरी अन्य फसलों से भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे अगर कई बार हमारा जलवायु परिवर्तन से सूखा जैसी स्थिति आ गई या कुछ और अनिश्चितताएं आ गई तो हम कम अवधि वाली फसलें भी उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं, जैसे हमारी नकदी फसलें होती हैं है ना, हाई वैल्यू क्रॉप हम जिसे कहते हैं, तो उसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर भी हम उसे उगा सकते हैं। उसमें हम जैसे डिफरेंट सेड नेट आप लगा सकते हैं, उसमें आपका कलर सेड नेट भी आपका आता है। कलर सेड में भी आपको कौन सा कलर सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर कलर जो है प्रकाश, आपका कहते हैं ना प्रकाश की जो तीव्रता है वो फसलों में अलग अलग तीव्रता अलग अलग प्रभाव डालेगी। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो मुख्यतः सूर्य के प्रकाश से ही हम लेते हैं। तो हम जो किस मौसम में, जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें कौन सा हमको सेड नेट लगाना है, किस कलर का लगाना है, तो ये सारी जानकारी आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये तो जैसे आपने कहा है कि डिजिटल तकनीकी है तो उसके माध्यम से भी आप ये तुरंत ये जानकारियां ले सकते हैं और अपनी फसलों को जलवायु सहनशील बना सकते हैं। जलवायु के प्रति जो है उसको ज़्यादा सहन करने की उनमें क्षमता हो सकती है, ताकि वो जो भी अगर जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको झेल सके और अच्छी उत्पादकता दे सके। जी डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, बहुत अच्छे विषय पर आज बात जा रही है, जलवायु सहनशील कृषि। और हमारे किसान भाई बहन कोशिश भी करेंगे और हम भी करते हैं कि जो वैज्ञानिक सोच है उसी को हम अपनी कृषि में अप्लाई करें, अच्छा लाभ लें। लेकिन एक शब्द आता है कार्बन खेती, तो कई बार इस पे चर्चा होती है कार्बन खेती पे। किस प्रकार से हमें खेती करनी चाहिए कि जो कार्बन की उत्पादकता है उसको हम संयोजित कर सकें। यानी डॉक्टर साहब इसको हम ऐसे कहें कि ये सफर तो लंबा है ना, तो ये इसके अर्थ से लेकर परिणाम तक का सफर जो है उस पर आप कुछ अच्छा सा बताएं। जी, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, कार्बन खेती। और जो हम कहते हैं ना कि किसी कोई भी बीमारी हमको लग रही है तो क्यों लग रहा है उसकी जड़ से ही उसको उसका उपचार करा जाए। तो ऐसे ही एक टाइप से मैं कहूंगी कार्बन खेती है, क्योंकि जैसे हमारा हम कहते हैं ना जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपका कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, वायुमंडल में ज्यादा से ज्यादा उत्सर्जन हो गया है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक तो हम कहते हैं कि होना चाहिए, हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पौधे उसको लेते हैं, उनको जरूरत है। हमारा जो वायुमंडल है उसमें भी एक एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है ग्रीन हाउस की, वो एक ऑप्टिमम तक होनी चाहिए ताकि यहाँ का जो तापमान है
वो बना रहे, सहन करने योग्य बनाए। लेकिन अगर वो लिमिट क्रॉस कर जाता है तो तब हम कहते हैं कि ये नुकसानदायक होता है। तो यही एक टाइप से हम कहते हैं कि कार्बन जब उत्सर्जन ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो कार्बन खेती का मतलब है कि जो हमारा वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करना है, और अवशोषित करके या तो पेड़ पौधों के जरिए या फिर हमारी मृदा के जरिए उसको हमको फिर से मृदा में मिलाना है जी। तो हम जैसे पेड़ पौधे आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करती है। तो इसका सबसे आसान तरीका है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, आपको एग्रो फॉरेस्ट्री की ओर ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें क्या आप खेती तो कर ही रही हैं लेकिन आप जो है पेड़ पौधे भी चारों ओर लगाएं, बाउंड्री पे आप ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, बड़े बड़े पौधे लगा लीजिए। इसके फायदा क्या है? एक तो आप कहेंगे कि आपकी जो फसल है, क्रॉप जो आप लगा रहे हैं उसको आपको शेड भी मिल जाता है, गर्मी में छाया मिल जाती है, आपकी मृदा से हुआ उत्सर्जन कम होगा तो आपका मृदा में नमी बनी रहेगी, मृदा का तापमान भी थोड़ा सा संतुलित रहेगा। साथ ही अगर जैसे हम कहते हैं ना कि किसी डायरेक्शन से गर्म हवा आ रही, गर्मियों के सीजन में या सर्दियों में उस कहीं से ठंडी हवा आ रही, तो बड़े पौधे क्या होंगे उसको रोक लेंगे, तो आपकी जो मुख्य फसल है उसमें वो बचाव हो जाता है। तो कई टाइप के बचाव है, रेडिएशन आपका भी उसमें थोड़ा सा उसमें उपयुक्त मिल जाता है, हवा की वजह से भी जो गर्म हवा आती है वो उससे भी बचाव हो जाएगा, सर्दियों में जो शीत लहर आएगी उससे भी बचाव होगा। एक टाइप से वो विंड ब्रेकर का भी काम करता है। और दूसरा आपको आयुष से मिल जाएगी। कैसे? जब पौधे आपके बड़े हो जाएंगे उसको आप फर्नीचर की तरह यूज कर सकते हैं, आप उसको मार्केट में भी बेच सकते हैं, तो वो डबल फायदा आपका होता है। एक तो आपका और पर्यावरण भी आपका सुरक्षित हो सकता है क्योंकि आपका ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुरक्षित कर दी। इसके अलावा जैसे ये तो हो गया पेड़ पौधों में आपने कार्बन को अवशोषित कर दिया, दूसरा है आपको मृदा में अवशोषित करना है। तो मृदा में कैसे अवशोषित करेंगे? आपको मृदा में जैसे हम कहते हैं कवर क्रॉप लगा दीजिए। कवर क्रॉप मीन्स आपने जो पिछला जो पलवार है ना, जो हम पिछली फसल का हम कहते हैं जिसको अननेसेसरी हम जला देते हैं, जला के और ज्यादा उसमें कार्बन का उत्सर्जन कर लेते हैं, उसको बिल्कुल जलाए नहीं, वो बहुत ज्यादा उपयोगी है आपके लिए। उसको आप सोयल में उसको एज ए पलवार यूज कर दीजिए, तो वो भी जो है जो विघटित होगी तो वो जो कार्बन है वो मृदा में, एक तो ऑर्गेनिक कार्बन आपका बढ़ जाएगा मृदा में, तो मृदा की उत्पादकता बढ़ जाएगी। दूसरा जो है आपका मृदा का तापमान भी संतुलित रहेगा, गर्मियों में कम रहेगा, सर्दियों में ज़्यादा रहेगा। मृदा से वाष्पोत्सर्जन आपका कम रहेगा तो मृदा में नमी भी बनी रहेगी। और इसके अलावा जो है मृदा की उर्वरकता तो आपकी बनी रहेगी और कार्बन का जो उत्सर्जन वातावरण में कम से कम होगा और आपका सॉइल में कार्बन ज़्यादा होने से जो ऑर्गेनिक कार्बन हम कहते हैं ना वो मृदा में ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो एक तो ये फायदा हो जाता है। इसके अलावा आप जैसे हरी खाद भी उसमें लगा सकते हैं। हमने कहा ना कवर क्रॉप करना है सॉइल को, तो सॉइल अगर कवर रहेगी तो अभी आपका भूचरण भी कम होगा, मृदा का जो चरण होता वो कम होगा। हरी खाद आपने उसमें लगा दिया, जैसे ढेंचा हो गया, ये सब लगा लिया, तो उससे क्या फायदा होगा? आपको सॉइल की मृदा में उर्वरकता बढ़ जाएगी, नत्रजन आपको अलग से बाहर से खरीद के नहीं डालना पड़ेगा, तो आपका जो इनपुट लागत होती है ना उसमें कमी आ जाएगी, तो जो नेट प्रॉफिट है वो ज्यादा हो जाएगा। तो आपका जो आप जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहयोग तो दे ही रहे हैं, साथ में आपकी जो आमदनी भी बढ़ रही है, इनपुट लागत कम आ रही है, आपकी मृदा की उर्वरकता अच्छी हो रही है, तो कहीं आपको लाभ होते हैं। इसके साथ ही एक जैसे कार्बन क्रेडिट है ना, हम कहते हैं कंजर्वेशन आपको एग्रीकल्चर करना है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में न्यूनतम जुताई कर रहे हैं, उसमें भी कार्बन का उत्सर्जन कम हो रहा है। कार्बन खेती जो मैं कह रही हूँ मीन्स कार्बन का उत्सर्जन आपको कम से कम करना है और वायुमंडल से कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित करना है। तो इसके लिए जो है कार्बन क्रेडिट जो जैसे है, तो इसके लिए एक हमारी जो सरकार है ये कह रही है कि अगर आप कार्बन क्रेडिट कार्बन का उत्सर्जन कम कर रहे हैं तो आपको अगर 1000 टन के आसपास अगर कार्बन का उत्सर्जन कम करते हैं तो आपका एक क्रेडिट के बराबर होगा। तो उसको आप बेच भी सकते हैं मार्केट में कि जो कंपनियां आपकी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करती है तो आपसे खरीद सकती हैं वो, तो उसके बदले में आप जो है आय का जरिया भी आपका ये हो सकता है एक टाइप से। तो मैं ये कहूँगी जो कार्बन खेती करते हैं किसान भाई बहन, उससे जो आप लोगों को कहीं लाभ हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे न्यूनतम जुताई तो हो ही गया आप इसमें, इसके अलावा फसल चक्र को भी अपना सकते हैं। ये जो क्रॉप रोटेशन हम कहते हैं कि एक ही क्रॉप को ना लगा के आप जैसे राइस गेहूं और क्या कहते हैं चावल और हर बार लगा रहे हैं, धान गेहूं की खेती कर रहे हैं, ये ना करके आप उसको जो है थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। कई बार आप दलहनी फसलें या अभी श्री अन्न का आपको कह रहे हैं तो आप इसको श्री अन्न का भी
प्रयोग कर सकते हैं। तो और अगर हम श्री अन्न की बात कर रहे हैं या किसी भी और फसल की बात कर रहे हैं, जैसे फसल चक्र की बात हो रही है, तो उसके और क्या ऐसे खास जिसे हम कहें कि बहुत फायदा इससे हमें हो सकता है? जी, जैसे कि मैंने फसल चक्र की आपने बात की, तो अगर किसान भाई बहन एक ही फसल को लगाते हैं, जैसे अभी उन्होंने धान लगा दिया, उसके बाद गेहूं लगा दिया, तो कई बार क्या होता है कि वो एरिया जो है, जैसे धान की बीमारियों के उसमें वो आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, अंडे आ जाते हैं, कीड़े बीमारियों के जो उसमें मृदा में आ जाते हैं। अगली बार उसने फिर से वही फसल लगाई, तो उसमें वो ऑलरेडी आपकी मृदा में है, तो उनकी फसल ज्यादा उस पर असर कर जाएगी, तो आपको नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपने जैसे इस खेत में अभी आपने धान लगाई है, अगले बार आप उसमें कुछ और लगा दिया, दलहनी फसलें लगा दिया है ना, आपने कुछ और फसलें या श्री अन्न आपने लगा दिया, तो जो धान के कीड़े या बीमारियां हैं वो उस दूसरी फसल को असर नहीं करेंगे, और एक साल में वो उनका नष्ट भी हो जाएंगे, वो खेत से अपने आप ही नष्ट भी हो जाएंगे। तो आपको कोई पेस्टिसाइड का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई स्प्रे आप नहीं कर रहे हैं। तो पेस्टिसाइड और स्प्रे अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या फायदा होगा इसमें? आपको आपकी लागत कम आएगी, साथ में आप पर्यावरण को भी प्रदूषित कम कर रहे हैं। तो एक जानकारी से आपको जो है कई फायदे ही फायदे होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, आपसे बातचीत जारी रहेगी हमारी जलवायु सहनशील कृषि के विषय में, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ। बात चल रही है जलवायु सहनशील कृषि, भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी। बिल्कुल। और हमने बात की डिजिटल कृषि की, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि क्या है, जलवायु की बात हो रही है, कार्बन खेती की बात हुई, और मैम वहीं ये पूछना चाहेंगे आपसे कि सटीक खेती क्या इसी का भाग है, इसी का हिस्सा है, कैसे अलग है? जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सटीक खेती, जैसे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी कहते हैं जी, तो मैं तो ये कहूंगी कहीं ना कहीं जो है आपका जलवायु अनुकूल जो खेती है उसका एक भाग है। क्योंकि हम जब जलवायु अनुकूल खेती की बात करते हैं तो हमको जो हमारे खेत है या जो भी हम खेती कर रहे हैं उसमें सटीकता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारा कोई भी खेत है, वहाँ पे कितना आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, या कितना अपने अन्य जो मिनरल्स हैं खेत में वहाँ पे कितना ज़रूरत है। तो हमको जहाँ पे जितना ज़रूरत है, चाहे वो आपका मिनरल्स है, फर्टिलाइज़र है, या पानी है, या आपका जो अन्य जैसे कई बार बीमारियाँ लग जाती हैं, तो हमें पूरे खेत में ना छिड़काव ना करके, जहाँ पे पर्टिकुलर हम कहते हैं ना कि जहाँ पे बीमारी लगी है
वहीं पे उसका छिड़काव करना है। तो इससे हम एक टाइप से प्रिसीजन एग्रीकल्चर और सटीक खेती कहते हैं। तो आजकल इसका काफ़ी है कि हमको जो आपको जलवायु अनुकूल खेती करना है तो हमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी करना है। इसके लिए हमारे पास, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास ड्रोन के माध्यम से भी, या हमारे पास विभिन्न टाइप के सेंसर होते हैं, सेंसर के माध्यम से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी खेती में कहाँ पे किस चीज़ की आवश्यकता है। जैसे पानी के लिए ये आम का, तो पानी के लिए हम जैसे सेंसर लगा देते हैं, ऑटोमेटिक सेंसर भी हैं कई बार, तो हमको पता चल जाता है कि पानी कितनी मात्रा में कितनी आवश्यकता है ना, तो हम उतनी मात्रा में और वहीं पे पानी दे देते हैं। इसके अलावा ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन में हम सेंसर लगा देते हैं और ड्रोन के माध्यम से हमको पूरे खेत का मैप पता चल जाता है और उस मैप की स्टडी से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी फसलों में क्या कमी है, क्या वो पानी की कमी है, क्या कोई नाइट्रोजन या फर्टिलाइजर की न्यूट्रिएंट की कमी है, या उसमें कोई बीमारी या कीड़ा लगा है। तो हम उसमें जो है फिर प्रोग्रामिंग करके उसमें जो है उसी चीज़ की और किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, क्योंकि आजकल हमको पता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम वहीं पे सटीक उसी वहाँ पे अगर पानी की कमी है तो उतना पानी उसको देते हैं, उतना उर्वरक की ज़रूरत है, उर्वरक में भी कौन सा उसको मिनरल की ज़रूरत है उतना ही हम उसमें डालेंगे, और या कोई बीमारी कीड़े लगे तो वहाँ पे उतना ही उसको स्प्रे की ज़रूरत है तो वही करेंगे। तो इससे मैं कहूँगी कि आज के ज़माने में हमको सटीक खेती की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारे रिसोर्स है, संसाधन है, उनकी भी बचत कर सकें और उपयुक्त मात्रा में जो है फर्टिलाइजर, पानी और बीमारियाँ, कीड़े जो पेस्टिसाइड है उनसे अपनी फसलों का उपचार करें, ताकि हमारी फसल की उत्पादकता अच्छी हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। जितनी आवश्यकता होगी यदि उतना ही प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से लागत भी कम होती है। और बात आती है कि जलवायु सहनशील कृषि एक ऐसा विषय है कि जिसमें हम सुन करके बातचीत चल रही है। सबसे बड़ी बात आती है जागरूकता की, कि हम इसके विषय में जितने ज़्यादा जागरूक होंगे, अपने आसपास के लोगों को करेंगे, किसान भाइयों को करेंगे, तभी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को समाप्त तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कहीं ना कहीं उस पर हम कमांड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो जागरूकता कैसे रखें? जी, जैसे कि आपने काफी अच्छा पूछा कि जागरूक हमें सबको, केवल ये सरकार को ही नहीं, हम लोगों को, सबको, जो भी हमारा भारत नागरिक है, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और आने वाली पीढ़ियों को भी इसको सुरक्षित प्रदान करना, जैसे हमें मिला है इससे ही अच्छी अवस्था में उसे देना। तो इसके लिए जागरूकता सबसे जरूरी है। तो जागरूकता के लिए जैसे आपका जो है FM गोल्ड है, रेडियो है, इसके माध्यम से भी आप समय समय पे इसकी जानकारियां ले सकते हैं। आप जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से भी ले सकते हैं। आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं या आपके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थान हैं, उनसे आप ये समय समय पर जानकारियां ले सकते हैं। इसके लिए जैसे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसके जो भारतवर्ष में विभिन्न संस्थान है वो समय समय पर फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, किसान गोष्ठियाँ करते हैं। अभी आप देख ही रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान चला था, अभी आगे फिर से अक्टूबर में चलेगा। तो इसमें भी हम ये सब जानकारियां देते रहते हैं। और सबसे ज्यादा तो ये है कि आप रेडियो के माध्यम से, क्योंकि रेडियो जो है ना हर जगह उपलब्ध है, गांव के हर कोने कोने में रेडियो उपलब्ध है और रेडियो आप खोलो, उसमें आपको ये सब जानकारियां प्राप्त हो सकती है। तो आप जागरूक रहिए। अगर आप जागरूक रहेंगे, उसमें आपको सब पता रहता है कौन सा ऐप किस फायदे के लिए आपको मिलता है। जैसे मौसम आधारित खेती की आज आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, और मौसम आधारित खेती के लिए आपको मौसम पूर्वानुमान की जरूरत है। मौसम पूर्वानुमान आपको कहाँ से मिलेगा? आप रेडियो खोलिए, रेडियो में आपको मौसम की जानकारी मिलेगी। आपको कभी भी खेती करने जाना है, आज आपको खेती में कौन से क्रियाकलाप करना है, तो आप पहले उसमें जाने से पहले आप रेडियो खोलिए, आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। और आपके विभिन्न ऐप हैं, उसके जरिए आप जानकारी लेंगे। नहीं तो हम जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, परिषद के जितने भी संस्थान है, वहाँ से आप जानकारियाँ ले सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारियाँ ले सकते हैं। और आप जागरूक रहेंगे, किसान भाई बहन जागरूक रहेंगे, तो हमारी कृषि में जो है अच्छा पैदावार होगी। अच्छी पैदावार रहेगी तो आगे जो है हमारा देश खुशहाल रहेगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी। और इसी के साथ हमें तब समय हो चला है कार्यक्रम को समाप्त करने का और विदा लेते हैं अपने सुनने वालों से। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।